नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। आज मोदी सरकार ने बजट पेश कर दिया है और बजट के बाद मिडिल क्लास की लॉटरी लग गई है। 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट के बाद सर्विस क्लास की जेब गर्म हो गई है। ये पैसा जब इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो खपत बढ़ेगी, जॉब जनरेशन होगा, ग्रोथ का इंजन स्पीड पकड़ेगा। इकोनॉमी को इससे कितना फायदा है, इस पर तो लगातार बात हो रही है, लेकिन 24 के चुनाव से पहले ये बजट राजनीतिक तौर पर कितना फायदेमंद होगा, आज गली नुक्कड़ पर इसकी चर्चा हो रही है। हर सरकार चुनाव से पहले लोक लुभावन वादे करती है, सब्सिडी देती है और बजट में टैक्स घटाती है। ये वादे, ये ऐलान चुनाव जीतने की 100% गारंटी तो नहीं होते, लेकिन वोटर के दिमाग को प्रभावित जरूर करते हैं। मोदी सरकार का आज का बजट किसान, गरीब, मिडिल क्लास और मार्केट सबके लिए खुशखबरी लेकर आया। विपक्ष के पास भी इस बजट को कोसने के लिए कुछ खास पॉइंट्स नहीं है। इस बजट ने अर्थनीति को कितना साधा, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। इससे स्पेसिफिक तौर पर मोदी ने किस किस वोट बैंक को एड्रेस किया, किस किस वोट बैंक को इंप्रेस किया। मोदी सरकार इस बजट को बनाते वक्त अर्थव्यवस्था के सवालों से लड़ रही थी या अगले चुनाव का बैकग्राउंड तैयार कर रही थी, इस शो में इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं, और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है, और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से हैं राधिका खेड़ा जी, नरेंद्र तनेजा बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, और नोएडा से मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधिका जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी बजट है। इस बजट में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया है। आप बताइए, आप इसे किस नजरिए से देख रही हैं, कितनी उम्मीदें पूरी हो रही हैं इस बजट से?
चलिए राधिका जी के पास हम जाएंगे, लेकिन नरेंद्र जी के पास पहले चल लेते हैं। नरेंद्र जी, आप तो बार बार कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी बजट है, इस बजट से आप सब तक फायदा पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से इस पर रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं? चूंकि कांग्रेस कह रही है आज का बजट तो नहीं है, हाँ 5 साल बाद की बात आप लोग जरूर कर रहे हैं। चलिए राजनीतिक कमेंट इस पर लेंगे, तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे। नरेंद्र जी, आपकी वॉइस सर म्यूट हो गई, आप प्लीज इसे अनम्यूट कर लें तो आपकी आवाज मुझ तक आ पाएगी। चलिए ठीक है, राजनीतिक कमेंट हम ले, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अगर आप इसे एक लाइन में डिफाइन करना चाहें इस बजट को, तो ये बजट आपको कैसा लग रहा है? ये चुनावी है या नहीं? देखिए, चुनावी बजट तो कतई नहीं है और इसे मैं बड़ा अच्छा मानता हूं देश की अर्थव्यवस्था के लिए और राजनीति के लिए। लेकिन एक लाइन में अगर आप कहें तो मैं जरा इसको दूसरी तरह से कहूँगा। ये बजट ये कहता है कि ये ज़रा सा भी सूट बूट की सरकार नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप इस बजट प्रोविजंस को देखें तो उनको सरकार मदद करती दिख रही है जिनके पास जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं है। जिनके पास बेसिक नीड्स से थोड़ा सा ऊपर है उनको सरकार टैक्स रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, जो 7 लाख तक है, बहुत बेहतर है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी, जिसको सरकार ने कहा था कि ऑप्शनल है, ओल्ड ले लो या न्यू ले लो, न्यू की तरफ लोग गए नहीं, लोग घर खरीद लेते थे, हेल्थ ले लेते थे, दूसरे डिडक्शन ले लेते थे। सरकार ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगर आप घर खरीद सकते हैं, आप बीमा ले सकते हैं, आप दूसरी चीजें कर सकते हैं, इसका मतलब उसके जरिए टैक्स छूट के आप हकदार नहीं है। यानी जरा सा भी सूट बूट की ये सरकार नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इस सरकार का फोकस वो बहुत क्लियर है। सरकार जानती है कि दुनिया भर में जिस तरह की मंदी चल रही है उसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश लेकर निकल पड़ी हैं, लेकिन वो रुकेंगी वहीं जहां पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत दिखेगा, पॉलिसी बड़ी कंसिस्टेंट दिखेगी और सबसे बड़ी बात कि लीडरशिप डिसाइसिव होनी चाहिए। यानी अगर वो कहीं निवेश कर रहे हैं तो जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। उस लिहाज से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी जिसमें बहुत दिखती हैं। जो विपक्ष का हल्ला हंगामा है रोजगार वाला, उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि थोड़ा बोल्ड हेडलाइंस में भी दिखे कि इतनी नौकरियां दे दी, इतनों को रोजगार दे दिया, इतने को कुशल बना दिया। तो इस तरह की भी चीजें इसमें बहुत साफ दिखती हैं। राधिका जी, ये बजट आपके लिहाज से कैसा है? चूंकि रोजगार की भी बात हो रही है, महंगाई खत्म होगी ये बात भी सरकार कह रही है, इसके साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करेंगे ये भी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। और एक बहुत बड़ी बात जो कांग्रेस भी उठा रही थी कि मिडिल क्लास के बारे में ये सरकार नहीं सोचती है, बहुत बड़ी राहत दी है, टैक्स स्लैब बढ़ा दी गई है, 7 लाख कर दी गई है। अब आपको मेरी आवाज अब आ रही है? जी जी राधिका जी बोलिए। देखिए, ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, और ये आखिरी पूर्ण बजट खोखला, आधारहीन और दृष्टिविहीन है। और ये बार बार जो बोला जाता है ना कि हम ये वादे करते हैं, वादे तो उन्होंने पिछली बार भी किए थे। किसानों से शुरुआत करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, क्या इस बजट में उसका कोई जिक्र हुआ? जो पुराने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए? कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, उसके बारे में एक शब्द भी कहा, एक बार भी कहा कि जो हमने आय दुगनी करने का जुमला किया था उसको संबोधित किया? नहीं किया। एमएसपी की गारंटी की बात को संबोधित किया? नहीं किया। किसान के बारे में आपने नहीं कहा। दूसरी बात, आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग का फायदा हो गया, ये अमीरों का नहीं है, ये बजट एक बार फिर साबित करता है ये केवल सुपर रिच का बजट है और उन्हीं सुपर रिच पे फोकस है जिसके लिए ये सरकार काम कर रही है। क्योंकि इन्होंने देश की संपत्ति कुछ ही गिने चुने लोगों के हाथ में जाके डाल दी। और ये मैं नहीं कहती, ये आंकड़े, ये सब सर्वे सारे देश को और दुनिया को पता है। और ये मैं क्यों कहती हूँ? अब आप देखिए, जब जो ये मध्यम वर्ग का संकट है वो तो बना हुआ है। प्रति वर्ष आपने 2 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वालों को सबसे अधिक लाभ होता है, क्योंकि जो 37% सरचार्ज है उसको घटाकर 25% कर दिया है, मतलब 9% की कमी कर दी है। तो ये आप कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है? पुरानी कर व्यवस्था में बजट की छूट जिनको मिलती थी, जी हेलो, आवाज आ रही है? पुरानी कर व्यवस्था में बजट की छूट चाहने वालों के लिए क्षुद्र अंश देता ये
जो बजट है, आप देखिए ना, जैसे मैंने बताया कि जो थे फायदे थे वो तो सारे इन्होंने हटा दिए। ये बार बार बता रहे कि 5 लाख छूट प्राप्त हुई 5 लाख की आय पे, सर चीज नहीं बता तो रहे, लाभ केवल इसमें 25,000 सवाल क्या है, का एक सेकंड राधिका जी, मैं आपसे और थोड़ा क्लियर समझ रही हूँ क्योंकि नरेंद्र जी मेरे साथ हैं, मैं वो सवाल उनसे पूछूंगी जो आप सवाल उठाएंगी। अगर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है लिमिट, तो आपको क्या लग रहा है इसमें ऐसा कौन सा धोखा है जो आपको लग रहा है जनता के साथ हो रहा है? देखिए, ये फिर बार बार नंबर्स का गेम करते हैं। असली में जब आएगी बात तो लाभ उतना नहीं होगा जितना ये दिखा रहे। जैसे मैंने कहा, बातें करते हैं, बातें उन्होंने महिलाओं की, आज प्रधानमंत्री की अभी आपको तो पार्ट दिखाया है, महिलाओं वही की तो बात पूछ कर रही रहे हूँ हैं। राधिका जी, मैं महिलाओं वही की बात जानना नहीं चाह कर रही हूँ क्योंकि रहे। आपने वो पॉइंट पकड़ा जो हम में से कोई नहीं पकड़ पाया। अब उस पॉइंट को क्लियरिफाई होना बहुत जरूरी है। कैसे आपको लग रहा है कि फायदा नहीं होगा? अब मैंने आपको बता तो दिया, आप मेरी बात अगर फिर से सुनेंगे, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं। किसान सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नहीं पिछली नहीं, हम बार वादा टैक्स की किया बात था। कर रहे थे दूसरी राधिका जी, बात, टैक्स की बात कर रहे थे। मैंने स्पेसिफिक 5 लाख की स्लैब को 7 लाख कर दिया गया, इसको लेकर पूछा था, आपने कहा ये धोखा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं यही पूछ रही थी, आपको कैसे लगा? क्योंकि प्रति वर्ष 2 करोड़ से अधिक की कमाई करने वालों को सबसे अधिक लाभ होता है, क्योंकि ये सरचार्ज दोनों को का कोई 37% तालमेल से नहीं है। घटाकर 25% कर दिया है, अरे यानी कि 9% की कमी हुई है। मैंने कहा ये सुपर रिच के लिए बजट है, ये फायदा मध्यम वर्ग का नहीं हुआ है। आप बार बार अमीरों के लिए नहीं, ये उनकी प्रोविजन इस बजट में कहाँ है जो आप सुपर रिच कह रही हैं? इस आप बजट पढ़िए ना, में आप अगर बिना पढ़े आएंगे बजट को, मेरी गलती नहीं, आप पढ़ के आई तो आप बताइए ना कि इस बजट में ये प्रोविजन कहाँ है? अवेलेबल है, जाके पढ़िए। नहीं, मैं पढ़ लूंगा राधिका जी, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि इस बजट में ये सुपर रिच वाला जो आप प्रोविजन कह रहे हैं वो कहाँ है? अब मैं आपको पेज नंबर भी पढ़ के बता दूं। 7 लाख में कोई हिडन नहीं है। 7 लाख टैक्स छूट सीधे सीधे है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसमें हिडन कहाँ है? अगर है तो बताइए, हम लोगों को भी जानना चाहिए अगर आपने वो खोज निकाला है 2 करोड़ से ज्यादा आय के लोगों की बात कर रही हूँ। मैडम, ये दोनों जुड़ता कहाँ है? 7 लाख तक टैक्स छूट या 2 करोड़ के ऊपर की छूट? 7 लाख तक शून्य कर है, 2 करोड़ के ऊपर 25% है। अगर आप ये कह रही हैं, आप जिसकी बात कर रही हैं, तो ये दोनों जुड़ता कैसे है? क्यों नहीं जुड़ता? आप मिडिल क्लास को इतना, आप बार बार हर चीज में फायदा सिर्फ सुपर रिच को क्यों दे रहे हैं? नहीं, कहाँ सुपर रिच को फायदा है? ये तो ये क्लियर कट मिडिल क्लास को है। अधिक कमाई करने वालों को अधिक लाभ हो रहा है। मैडम, कितना अच्छा उनको टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? कितना टैक्स लग रहा है? आप बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? आप बार बार अमीरों को कमाल है। आप चलिए ठीक है राधिका जी, देखिए इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक जवाब चाहिए था। ये आप समझिए, अलग अलग स्लैब हैं। 5 से 7 लाख वाली जो स्लैब है वो अलग है, और जो 2 करोड़ आप कह रही हैं वो स्लैब अलग है। दोनों अलग अलग वर्ग हैं, और अलग अलग वर्गों का जो फर्क है मैडम, पहले उसे समझिए। खैर, आपने सवाल उठाए, मैं नरेंद्र जी से जान लेती हूँ। आपको अगर ये सुपर रिच का बजट, और मैं इस बात पे अड़ी हुई हूं, अच्छा ठीक है राधिका जी ठीक है, और स्पेसिफिक जाऊंगी मैडम, आपसे समझूंगी कि कैसे आप ये सुपर रिच का बजट कह रही हैं। लेकिन आपने जो सवाल उठाए नरेंद्र जी, बार बार कांग्रेस यही क्लेम कर रही है कि आप अभी भी सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने जो मिडिल क्लास को राहत दी है, दरअसल आपको सुपर रिच को फायदा पहुंचाना था। मिडिल क्लास के लिए आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने राधिका जी को भी सुना, इनके अन्य नेताओं को सुना है। देखिए, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये नारे लगा रहे हैं बजट का, जिसे बोलते हैं कि एक अपोजिशन, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी की जो क्रिटिक करना चाहिए, है ना, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, क्योंकि सब कुछ तो इतना सुंदर है। आम आदमी से बात करिए, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। मध्य वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो उससे बहुत खुश है। किसान, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, एग्रीकल्चर की, वो उसको लेकर के खुश है। साथ में कुल मिलाकर के हमारे देश की जो महिलाओं को इससे फायदा होगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था का जो है वो एक तरह से हरितीकरण करा जा रहा है, उसको लेकर के तमाम लोग खुश हैं। अब प्रश्न इस बात का है, या तो आप जो, जब आपके पास जो है कोई क्रिटिक नहीं होता, तो राधिका जी ने 11 दफे बोला ये सुपर रिच का बजट है। पहले तो हमें ये बता दें ये सुपर रिच होता क्या है, और ये बताएं दूसरा, उसके बाद जरा एक्सप्लेन करें कि ये सुपर रिच का कैसे है। सुपर रिच का मतलब ये होगा कि देश की जो 99% जनता है, बल्कि उससे भी ज्यादा 99.80%, वो तो बाहर हो गई, वो तो सुपर रिच नहीं है ना। तो फिर ये इन्हीं लोगों का अगर बजट है, खाली जो मतलब 0.20%, इनका ये कहना है कि बाकी किसी का कोई जो इतना बड़ा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इतना जबरदस्त जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ, तमाम देशों के इतिहास में नहीं हुआ, है ना, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। कि भाई ये कहते थे भाई खाली एक ही तरीका होता है अमेरिका की तरह, जेब में पैसे डाल दो और उसके बाद मुद्रास्फीति जो है, महंगाई है, वो बेकाबू कर दो।
है ना। हमने कहा नहीं, हम वो लेकर के आए हैं कि विकास भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा और साथ में लोगों की जेब में पैसा भी जाएगा और खासतौर से उनमें ज्यादा जाएगा जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं। रूरल इकोनॉमी मजबूत होगी उससे। हमने बायोफ्यूल्स की जो पॉलिसी लेके आए हैं उससे कितना वो बात, या तो आप जब आपके पास स्पेसिफिक्स नहीं होते तो आप नारा लगाते हैं। नारा क्या लगाया? सुपर रिच, खुद को सुपर रिच, कांग्रेस में ही है सारे सुपर रिच। अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। मैं गिना देता हूं कितने राधिका जी जरा स्पेसिफिक समझा दीजिए नरेंद्र जी को, ताकि वो भी स्पेसिफिक जवाब दे पाएं कि आप दरअसल क्या चीज को पॉइंट आउट कर रही हैं। आपकी नजर में जो ये, एक सेकंड मैडम पहले सवाल सुन लीजिए, ये जो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है, आपकी नजर में राहत है या नहीं है? देखिए, मैंने फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत ही साफ और सरल हिंदी में बोलती हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। 3 चीजें इन्होंने बोली, मैं तीनों चीजों का बात दे देती हूँ। आप बार बार किसान की बात कर रहे हैं नरेंद्र जी, कौन सा किसान खुश है? आपने किसान की कौन सी चीज को एड्रेस किया? आपने डबलिंग फार्मर इनकम करने का पिछले बजट में जो जुमला दिया था, या गारंटीड एमएसपी का, आपने उसके ऊपर चर्चा करी? कहां तक पहुंचा? आप बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, तब से हमने ये कर दिया वो कर दिया, इन दोनों का चर्चा क्या बजट में हुई या आप कर रहे हैं? एक किसान को 25,000 देना पड़ता है अपना जीएसटी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, ट्रैक्टर्स पे, और उस पे जो डीएपी और फर्टिलाइजर्स पे वो बड़ा है, उसके ऊपर बजट में कोई चर्चा नहीं हुई, उसके लिए उनको कोई प्रावधान नहीं मिला। तो कैसे किसान खुशहाल होगा? आप चर्चा नहीं करेंगे, आप उसको इग्नोर कर देंगे, तो उसका आप खुशहाली बताएंगे और फिर बोलूंगी मैं जवाब देता हूं। सुपर रिच बोल रही हूँ। मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर बाकी मेहमान भी हैं उनके पास जाऊंगी। राधिका जी, लेकिन मैंने बात टैक्स स्लैब की थी, आप किसानों पर आ गई। टैक्स स्लैब का मसला तो अभी हल नहीं हुआ, लेकिन चलिए मैं किसानों पर भी बात कर लेती हूँ। नरेंद्र जी, ये बात तो सच है, नरेंद्र जी ये बात तो सच है कि आपने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उस पर आपने कोई बात नहीं की आज बजट में। नहीं, देखिए जब ये लोग सत्ता में थे 2013 में बजट के अंदर एग्रीकल्चर का क्या एलोकेशन होता था, याद करिए वो फिगर, मात्र 22,700 करोड़। बस हमने उसके अंदर पिछले बजट के अंदर ही, तो अगर आप शामिल करते हैं, हमने उसमें 567% की बढ़ोतरी करी, लगभग 1,50,000 करोड़ ले गए हम उसको। इस बजट के अंदर उसको हमको और आगे जा, तो कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही। कांग्रेस ने तो किसानों की हालत खराब कर दी थी। कांग्रेस तो धनियों की पार्टी है, आपको पता ही है, सुपर रिच की पार्टी है, हकीकत ये है। इसीलिए इनके दिमाग में सुपर रिच वर्ड घूम रहा है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि सुपर रिच होता क्या है, बताइए ना। मैं बताऊं, चिदम्बरम जी सुपर रिच है, चिदम्बरम जी सुपर रिच है। आपके पार्टी के कितने लोग सुपर रिच है, मैं गिनती गिनाता हूँ, धैर्य रखिए। बताइए किस किस के नाम बताऊं, आप डेफिनेशन दे दीजिए। आपकी तो आप पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व है, आधे लोग सुपर रिच है, इसीलिए आपको सुपर रिच एको कर रहा, बाकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मध्य वर्ग को कितनी बड़ी राहत मिल गई आज आपको, आप कह रहे हैं वो राहत ही नहीं है। मध्य वर्ग का अपमान कर रहे हैं आप। मध्य वर्ग से पूछिए, यकीन नहीं हो रहा नरेंद्र जी, यकीन नहीं हो रहा। वो ये कह रही हैं जैसे जुमला आपने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था, यही जुमला आप शायद मिडिल क्लास के लिए भी कह रहे हैं। उनको यकीन नहीं हो पा रहा है। खैर त्रिपाठी जी, क्योंकि बात किसानों के लिए, बजट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। अगर इनमें जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको पता है, ये तो ऑफिशियल पॉलिसी अनाउंस हो गई है। 25% क्यों किया? चलिए एक एक करके बात कर लेंगे, एक एक करके बात कर लेंगे मैडम, एक एक करके बात कर लेंगे। मैं तो मिडिल क्लास को लेकर सवाल पूछ रही थी, हालांकि ये जो लड़ाई है अब किसानों पर आ गई है, ये सवाल किसानों पर आ गया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे किसानों पर बात करने दीजिए ना। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। आपस में अगर उलझे रहेंगे, आपस में अगर आप दोनों उलझे रहेंगे तो चर्चा को कोई सार्थक बात नहीं निकल कर आएगी ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो किसानों का जिक्र कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि भाई किसानों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन जो 2-3 चीजें बातें इसमें कही गई हैं, कर्ज की बात कि कर्ज दिया जाएगा किसानों को, एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे, जो मोटा अनाज है उससे बढ़ावा दिया जाएगा, क्या वाकई में ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों को कोई फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए प्राची, इसको 2 तरह से समझना चाहिए। एक तो ये कि क्या सरकार ने जो किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया था उसे समय पर पूरा कर पाई? तो नहीं पूरा कर पाई। 2022 पूरा हो गया और वो वादा नहीं पूरा हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर किसानों की आमदनी दोगुना करना है तो हमें ये 3 कृषि कानून लाने पड़ेंगे। और मेरा निजी तौर पर मानना है कि इस देश के किसानों को जब तक आप सिर्फ और सिर्फ एमएसपी के दुष्चक्र में फंसा कर रखेंगे, उनकी आमदनी दोगुना हो नहीं सकती, क्योंकि आप उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रखना चाहते हैं। इस बजट में जो बहुत साफ तौर पर दिखता है, जब सरकार कहती है कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड हम ला रहे हैं, और सरकार जब ये कहती है कि इससे हम एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित तौर पर उसको ये ध्यान में है कि किसानों की आमदनी दोगुना नहीं हो सकी,
सरकार ने अभी हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और WDRA के बीच एक MOU हुआ है जो कहता है कि अगर आप गोदाम में अनाज रखा है किसान तो उसको कम ब्याज पर कर्ज मिल जाएगा। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे हम आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य कुछ निश्चित समय में हासिल कर पाएंगे, वो सरकार नहीं बता पा रही है। निश्चित तौर पर इसका जवाब होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यह जोखिम लिया हो कि किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे उसकी बात करे। और अगर मोदी सरकार ने किया दूसरी सारी योजनाओं के साथ, तो उनके पास ये है कि वो कह सकते हैं कि हम कृषि कानून की तर्ज पर उसको करते हैं, लेकिन चूंकि कृषि कानून लागू नहीं हुए इसलिए ये नहीं हो सका। ठीक है, हमारे साथ अश्वनी महाजन भी जुड़ गए, अर्थशास्त्री। अश्वनी जी, अगर आप इस बजट को समझाना चाहेंगे तो ये बजट खुशियां लेकर आया या सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी? नहीं, इसमें निराशा वाली तो कोई बात है नहीं। जहाँ तक दो प्रकार की बातें इस बजट से अपेक्षा की जा रही थी कि 2047 तक का हमने एक कार्य योजना लानी है और ये बजट उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि ये अमृतकाल का पहला बजट है। उस दृष्टि से पिछले साल में एक खासी वृद्धि बजट के साइज़ में हुई थी। इस बार वो वृद्धि कम दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वृद्धि कम होने से अगर ये वृद्धि ज़्यादा होती, आप समझते हैं कि सीमित संभावनाएं होती हैं टैक्स कलेक्शन की, क्योंकि आप पूरा कोशिश कर रहे हैं GST ज़्यादा से ज़्यादा लाने की, इनकम टैक्स बढ़ाने की, लेकिन इनकम टैक्स में राहत भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत समय से मिडिल क्लास को राहत नहीं मिली थी, वो भी ज़रूरी था। कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाना संभव नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसके अंतर्राष्ट्रीय और हमारे निवेश के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए अगर आपको फिस्कल प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं, उसको यदि कम रखना है तो बजट के साइज़ को आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन अच्छी बात उसमें यह है कि 13.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो साइज़ की दृष्टि से भी बड़ा दिखाई देता है और GDP के प्रोपोर्शन की दृष्टि से भी बड़ा है, क्योंकि 4.5% ऑफ द GDP अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम प्रकार के ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं तो उसका असर देश के, क्योंकि आप जानते हैं कि आज दुनिया में भारत एक ब्राइट स्पॉट के नाते दिखाई दे रहा है, उस मोमेंटम को बनाए भी रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम खुश हो जाएं कि ये ब्राइट स्पॉट है और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत होगी और उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं। एक बात। दूसरा जो मिडिल क्लास के लिए सोचा गया था उसमें 37,000 करोड़ रुपए का सरकार को कमी आई है रेवेन्यू में, लेकिन वो देना भी जरूरी है। सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। मोदी सरकार का 10वां बजट आज पेश हो चुका है। इससे किसको निराशा लगी, किसके हाथों में खुशियां आई, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। राधिका खेड़ा जी, तमाम जो लोग हैं वो इतना तो कम से कम मान रहे हैं इस चुनाव की अगर बड़ी बात मैं कहूं कि मिडिल क्लास को साधा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को, जो सबसे ज्यादा इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाता है, उसके बारे में सरकार ने सोचा है, सरकार ने उसे राहत दी है। तो ये तो मुझे लगता है कि आप स्वीकार करेंगी कि मिडिल क्लास के लिए तो किया है, चाहे सुपर रिच के लिए। आप कुछ भी बताइए। आप कैसे बार बार कह रहे हैं कि मिडिल क्लास और महिलाओं का फायदा हो रहा है? जीरो एक्शन आपने लिया है कि आप कैसे आटे की जो प्राइस राइज है उस पर आप क्या करेंगे। आटा जिससे हमारी रोटी बनती है 40% इंक्रीज है पिछले 1 साल में। बेसिक है आटा जिससे हम खाना खाते हैं, हमारा हर खाना हर चीज रोटी पे आधारित है हिंदुस्तान में। या तो आप कह दीजिए जैसे वो अंग्रेजों ने किया था कि लेट देम ईट केक, छोड़ दीजिए मरने को, ऐसे आप छोड़ दीजिए इकोनॉमी को। जीरो एक्शन आपने लिया है, इस बात पे ना बताया है कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्या है, कैसे आप मिल्क, दूध जो बचपन से पैदा होते ही से लेकर बुढ़ापे तक दूध एक बेसिक नेसेसिटी है, आटा दूध, उसके प्राइसेस कैसे घटेंगे। 16 रुपए पिछले 8 साल में बढ़े हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि गृहिणी अपना बजट कैसे ठीक करेगी? मिडिल क्लास को क्या फायदा हुआ इससे? अगर आप बोल रहे हैं कि आपने टैक्स स्लैब कम किया है तो महंगाई भी तो उतनी बड़ी है, तो बेनिफिट कहाँ हुआ है? बेनिफिट अगेन ऊंट के मुंह में जीरा आप दे देंगे और आप कहेंगे वाह 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 मोदी मोदी से ताली बजाए, तो बजाते रहिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश जूझ रहा है सुपर महंगाई से।
क्योंकि कुछ ही लोग हैं जिनको सारा फायदा हो रहा है। क्यों घटाने की जरूरत थी? जो इतना पैसा कमा रहा है वो 16 रुपए महंगा दूध भी खरीद लेगा, उसको किस चीज के एग्जेम्पशन दे रहे हैं? उनकी जब इतनी आय बढ़ चुकी है, उनको थोड़ा खर्च करने दीजिए, दाम कम करिए और मिडिल क्लास को और ज्यादा वो दीजिए। किसानों की आप बार बार चर्चा, मैं फिर बोलूंगी, किसान आपने जो वादे करे आपने नहीं पूरे करे। अब बोल देना मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने वो कहा था, सब जानते हैं कि वो किस तरीके का था। आप अपना मोदी नामा ला के आप अपनी चीजें जो लेकर आ रहे, अभी तक एक पॉलिसी बताइए जो उन्होंने ठीक करी। डिमोनेटाइजेशन लेकर अच्छा, ठीक आए। है राधिका जी, राधिका जी, बहुत सारे सवाल हैं। महंगाई का आपने मुद्दा उठाया, वाजिब मुद्दा है, इस पर जरूर नरेंद्र जी जवाब देंगे। लेकिन राधिका, खेड़ा जी की नजर में कोई एक बात इस बजट की ऐसी रही हो जिससे आपको लग रहा हो कि चलिए ये काम तो कम से कम किया, कोई एक एक और मुद्दा, मनरेगा तो आपने घटा दिया 30% बजट। आप बताइए ना, गरीब को आप नहीं समझ रहे। इसमें मुस्कुराने की बात मैम मुझे लगती नहीं कुछ, क्योंकि आपको शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन नहीं राधिका जी, आप शायद मेरी मुस्कुराहट की वजह को गलत समझ गई है। मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना था मैडम। आप मेरा सवाल पहले पूरा सुनती, उसके बाद जवाब देती तो शायद ये मेरी मुस्कुराहट ना आती। मैंने आपसे पूछा था कि कोई एक ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो, मैं ये पूछ रही थी आपसे। हो सकता है, मैं ये पूछ रही थी आपसे, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रही थी कि कोई एक बात आपको अच्छी लगी हो, कोई एक बात आपको अच्छी लगी हो। आप मेरी मुस्कुराहट की और मतलब मत निकालिएगा मैडम, बिल्कुल मत निकालिएगा। खैर छोड़िए, हमारे लोगों को आपके इतने सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ले लेती हूँ। रुक जाइए नरेंद्र जी, देने पड़ेंगे तो कोई नरेंद्र जी, खुशी नहीं मिलती। आज के दिन आपने भारत को क्या दिया? आपने महंगाई पर बात नहीं की। अब तमाम विपक्ष कह रहा है कि महंगाई तो और बढ़ जाएगी। आपने बेरोजगारी पर बात नहीं की। आपने नहीं बताया कि आप कैसे लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, देखिए जो अर्थव्यवस्था, फिर मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो बात राधिका जी उठा रही हैं, ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना कि चलिए आपने विजन दिखा दिया कि अगले 5 साल में क्या होगा, हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या फायदा? देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि राधिका जी निश्चित तौर पर कांग्रेस की नेता हैं, अच्छा है, उनको कहना चाहिए ऐसे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब इसको आपके इस शो को लोग देखेंगे और राधिका जी ने कहा कि दूध के दाम बढ़ गए, आटा महंगा हो गया, फिर उन्होंने कहा किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, दूध कौन बेचता है? कहाँ से आता है दूध? गेहूं कौन उगाता है? इस देश में नेताओं ने इतनी विरोधाभासी बातें की हैं, इतना ज़्यादा। आप किसान को न तो ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पर महंगाई की जब बात होती है, और बार बार मैं कहता हूँ कि मध्यम वर्ग को महंगाई से मुश्किल होती है, महंगाई नियंत्रित रहनी चाहिए, लेकिन क्या उसके दाम बढ़ेंगे नहीं? क्या लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, लोगों की कमाई होगी, लोगों को सामान्य जो रेहड़ी पटरी वाला है वो भी कमाएगा, लेकिन जो दूध बेचेगा, जो गेहूं उगाएगा, जो धान उगाएगा, उसको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि इस देश के नेताओं की ये दृष्टि की समस्या ये भी किसानों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो दिसंबर में महंगाई दर कितनी है? जो आरबीआई का टारगेट 6% है, उसके नीचे है। चलिए ठीक है, नरेंद्र जी इस पर जवाब दीजिए, फिर राधिका जी आ रही हूँ आपके पास। जो अभी राधिका जी कह रही हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, आपने टैक्स स्लैब में तो छूट दे दी, आपने 7 लाख कर दिया उसे बढ़ाकर, लेकिन महंगाई पर कुछ नहीं बोले आप। नहीं, देखिए प्रश्न बात का है कि अगर आपको ये पूरे बजट को देखें, एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन वो होता है ये कहे कि भाई ये चीजें ठीक हैं, इससे हम सहमत हैं, इन चीजों से असहमत हैं। एक संतुलित, जिसको जो एक विचोर अपोजिशन ऐसे बात करता है, इन्होंने सब कुछ बेकार है, सब कूड़े में डाल दिया और सब चीज सुपर महंगाई भी बोल दिया। सुपर शब्द इनको बड़ा प्रिय है। खैर, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे कोई एतराज नहीं। प्रश्न ये उठता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जहाँ इनकी सरकार है, इन्होंने वहां पे दूध जो है और उसके साथ में जो गेहूं की कीमत है उस पर क्या करा है? ये तो एग्रीकल्चर तो राज्य का विषय है ना, दूध भी वो भी राज्य का विषय है। प्रश्न ये होता है कि कोई भी जो चीज होती है, हमको इन्होंने बात करी मनरेगा को लेकर के, आप बजट को थोड़ा पढ़िए तो सही ध्यान से, क्या है उसके अंदर। हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर भारी बढ़ोतरी करी है, वो उस अध्ययन के बाद करी गई है कि वहां भी घर बनेंगे, वही लोगों को, उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा और मनरेगा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो प्रश्न इस बात का होता है, आप उसका अध्ययन तो करिए कि भाई उसके अंदर जो है आवास योजना के अंदर कितनी बड़ी बढ़ोतरी करी गई है और उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं को रोजगार देने के लिए है जो मनरेगा के बेनिफिशियरी हैं।
हमने ये देखा अध्ययन के दौरान कि जो वो लोग जो है उसके अंदर अगर जाते हैं उस योजना के अंतर्गत उनको ज्यादा पैसा मिलता है, वहां 100 दिन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसका अध्ययन कर करके ये पूरी साइंटिफिकली एनालाइज करके ये लेके आया। और राजस्थान में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहे मत करिएगा, आप अपना कुछ लेके आइएगा, हमको दिखाइएगा राजस्थान में आपने कैसे जो है महंगाई पे नियंत्रण किया, हमें दिखाइएगा वहां पे आपने कैसे आटे के दाम घटा दीजिए, सरकार है ना वहां आपकी, दिखा दीजिए हमको। देखिए टेलीविजन ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन देखिए ये बात भी ठीक नहीं है ना, सरकार केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाए और आप राज्य सरकार की बात करने लग जाएं। आप अगर सरकार में हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आपसे भी ये सवाल पूछे तो जाएंगे ना कि कैसे महंगाई कम होगी। एक सेकंड प्राची जी, क्या आपका कहना है कि हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम नहीं है, राज्य सरकार के पास उसका बजट क्यों आता है? वह सरकारें अलग क्यों बनती हैं? उनकी कई कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तमाम जिम्मेदारियां उनकी हैं। नरेंद्र जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे आपकी जिम्मेदारी पर बात पूछ रही थी, क्योंकि ये तरीका बहुत पुराना हो गया है ना। आपसे अगर पूछे कोई सवाल तो आप कांग्रेस पर डालिए, कांग्रेस से पूछे तो वो आप पर डालती है, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा था। खैर राधिका जी जवाब दीजिए, आपको अपने राज्य में तो नजर नहीं आता है। एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ, आप हीरा खाती है खाने में कि आटे की रोटी? हीरे की रोटी खाती है कि आटे की? आटे की खाते हैं सब लोग राधिका जी, मुझे लगता है हीरे के दाम आपने घटा दिए, क्योंकि हीरे के दाम इन्होंने घटा दिए, आटे के तो नहीं घटाए। जनता के लिए क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी महंगी होती जा रही है और फिर कहूंगी सुपर रिच जो हीरे पहनते जी, हीरे तो सुपर रिच ही पहनते हैं, आम जनता तो हीरा खरीद नहीं सकती, तो उसके दाम आप घटा रहे हैं एक लग्जरी कमोडिटी के। जनता को जो आटा चाहिए, और अब बार बार बोल रहे राजस्थान में घटा दीजिए। अरे आपने जो सरकारों को, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, हमारी झारखंड की सरकार हो, उनके पैसे तो दे दीजिए। आपने उनके पैसे नहीं दिए। पर यहाँ पे बैठ के पाटिल जी कह रहे थे कि जी आटा महंगा हुआ है तो किसान की आय बनी है। सर क्यों देश को बरगला रहे हैं? वो जो आटा होता है पैक करके जिसको अंबानी और अदानी बेचते हैं अपने मुंह मांगे दाम पे, आज ये ऑर्गेनिक आटा है, आज ये वाला पैकेजिंग अच्छा आटा भी अंबानी अडानी ही बेचते हैं। हाँ क्यों? अदानी और अंबानी की कंपनी नहीं है पूरा। राधिका खेड़ा जी, वैसे तो मैंने गेहूं धान दूध बोला था, लेकिन आटा भी गेहूं से ही बनेगा ना। हाँ तो उसको आटे को पैकेज करके जो हम रोटी के लिए आटा, ठीक है पैकेज करके, लेकिन क्या आप चाहती हैं किसानों को गेहूं की ठीक कीमत ना मिले, बाजार भाव ना मिले, यही तो चाह रहे हैं ना। पहली बात तो त्रिपाठी जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी दीजिए। ये देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है, आप इसको एक शाउटिंग मैच मत बनाइए। नहीं, आप मेरा नाम लेके बोली इसलिए मैंने बोला, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ क्योंकि आप भी मेरा, अब आप बीच में मत बोलिए, आप बाद में एड्रेस कर दीजिएगा जो मैं बात बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है, आपके पास पूरा मौका होगा। यहाँ पे बहुत अहम मुद्दे हैं। वो एंकर हो गई आप तो, और सबसे कांग्रेस के प्रवक्ता एंकर भी हो गई। बस आप लोग यही करते रहिए और देश की बढ़ती रहेगी। आपने वादा किया था पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, 100 से ऊपर। चलिए ठीक है राधिका जी, आपकी बातों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी अग्रेशन से ये साफ हो रहा है कि बीजेपी जो बजट लेकर आई है वो बजट बहुत खराब बजट है। इस सरकार के बजट में एक भी ऐसी चीज नहीं लग रही कांग्रेस को जिसको वो स्वागत कर ले। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं आपकी बात को समझ गई कि एक भी ऐसी चीज नहीं है। अश्वनी जी, के वाकई में ऐसा है कि इस बजट को जब हम पलटकर देखेंगे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर स्वागत हो सके, जिसकी तारीफ हो सके इस बजट में? देखिए, जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें महंगाई दूर करने के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं उसके बारे में यदि हम देखें तो विकासोन्मुखी यदि होता है, ग्रोथ अगर बढ़ती है, उत्पादन बढ़ाने के लिए उसी प्रकार से जैसे इस बार जो 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर ऋण जो है उसके अंदर शामिल किया है मत्स्यन और डेयरी को, तो अब अगर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हम देख रहे हैं कि एक ज़माना था, मैं ये नहीं कहता किसकी सरकार थी किसकी नहीं थी, लेकिन एक ज़माना था 43 मिलीलीटर केवल होता था मिल्क का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। आज 450-500 मिलीलीटर अवेलेबल हो रहा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश भारत बन गया है। यदि हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी कम आ सकती है और तमाम प्रकार के और तरीके से हम दूध के दाम को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ
कि अभी पी चिदम्बरम जी ने एक ट्वीट किया कि हमारे समय में तो इतने रुपए लीटर था और 16 रुपया बढ़ गया है टोंड का कीमत। तो मैंने उस पर ट्वीट पर लिखा कि चिदम्बरम जी, आपके समय 11 से 12% इन्फ्लेशन होती थी, और अगर उस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखा जाए तो अब तक तो जो दूध है वो 100 रुपये से ऊपर हो जाना चाहिए था। इसमें तो अभी तो 53 ही रुपये हुआ है। तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन जो हैं अगर आप करें तो आप कभी 8 साल से आज के साथ उसको कंपेयर करने लगेंगे, इन्फ्लेशन तो लगातार हो रहा है और भारत एक ऐसा देश है जहां इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको वो क्यों हो रहा है, उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे किसानों की मेहनत है जिसके कारण ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और आज हमारा देश आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहा है। ये झूठे लोग, मैं यहाँ बिल्कुल एक करना चाहता हूँ, ये जो विदेशी एजेंसियाँ हैं इस प्रकार का झूठ फैलाती हैं कि आप देखिए कि मेरा देश पाकिस्तान को दे रहा है, मेरा देश श्रीलंका को दे रहा है और पाकिस्तान को हमसे ऊपर रखा जा रहा है हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में। ये कौन सी समझ आएगी? मुझे तो कुछ इसमें समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार से ये जो एजेंसीज़ के आंकड़ों को यदि हम राजनीतिक तौर पर यूज़ करते हैं तो इससे हमारे किसानों की मानसिकता पर, उनके मोरल पर असर पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें सब लोगों को मिल करके, कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी भी की सरकार हो, अगर विदेशी एजेंसियां हमारे देश को भुखमरी के कगार पर बताती हैं, जो गलत बताती हैं, हाँ। आज हम 81 करोड़ लोगों को जब या ये कह दे कोई कि उनको उन तक पहुंच नहीं रहा है, तो इसलिए अगर हम 81 करोड़ लोगों को सीधा अनाज दे रहे हैं, वो लोग जो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारा देश भुखमरी का शिकार कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है राधिका जी, देखिए आप मुझ पर सवाल उठा सकती हैं, आप नरेंद्र जी पर सवाल उठा सकती हैं, यहाँ तक कि आप त्रिपाठी जी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर सकती हैं, लेकिन मेरे साथ ये अर्थशास्त्री हैं जो आपको बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस बजट में जो स्वागत करने योग्य हैं, सवाल हैं, निराशा भी है, उस पर आप सवाल करिए, लेकिन जो अच्छा है कम से कम दिल खोल कर कह तो दीजिए कि ये अच्छा है, ये गलत है। देखिए प्राची जी, आम जनता जो होती है ना, वो अर्थशास्त्री नहीं होती, जिसको रोज सुबह अपने घर से उठ के जाना होता है, कमाना होता है, डेली वेज कमाता है। हमारे घर में भी जो लोग काम करते हैं, जो लेबर भी हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, कोई तो ऐसे है रोज कमाते हैं, उनको अर्थशास्त्र समझ नहीं आता और ना उनके पास इतना समय होता है वो टेलीविजन पर इतने बड़े बड़े सब समझे। 8 साल में अभी तक जो बजट रहे उसका सिंपल सा सार है, किसान पर कर्ज, युवाओं पर बेरोजगारी, मजदूर पर बेगारी, जनता पर महंगाई। इनको कैसे इन्होंने एड्रेस किया है? आप मुझे बताइए। किसान का कर्ज, किसानों की मैंने मेरे बारे में चर्चा करी, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। एक मुझे किसान लाके दिखा दीजिए जिसकी आय दुगनी हुई है, कोई नहीं मिलेगा। मजदूर पे बेगारी की मैं बात कर रही हूँ, आपने मनरेगा की बात बजट से घटा दिया। अब आप बोल रहे हैं हमने इधर बढ़ा दिया, उससे जॉब्स बढ़ेंगी। वादा तो आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का भी किया था, वो भी आज तक आपने पूरा नहीं किया। तो कैसे आप पे विश्वास करें? फिर आपके महंगाई की मैंने आपको बातें बताई, बेसिक है। दूध, आटा, चावल, इतने दाम बढ़ रहे हैं, आप डायमंड्स के कम कर रहे हैं। डायमंड की रोटी तो देखिए हम में से कोई भी बना के नहीं खा सकता, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज है। तो ये बेसिक चीज है। आप देखिए ना, 10 साल में एवरेज जीडीपी जो हमारी सरकार के अंडर था। चलिए मैं इसका जवाब ले लूं राधिका जी, वरना वक्त खत्म हो जाएगा। नरेंद्र सेकंड प्राची जी, 7.68% हाईएस्ट था इंडिपेंडेंस से एवरेज जीडीपी 10 साल कांग्रेस यूपीए सरकार में। एवरेज ग्रोथ 8 साल मोदी राधिका जी, लेकिन हम महंगाई दर की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस शासनकाल में महंगाई दर क्या था, फिर ये भी चर्चा होगी। उस वक्त के आंकड़े क्या कहते थे, ये भी चर्चा होगी। उस वक्त कितनी महंगाई पहुंच गई थी राधिका जी, फिर इस पर भी जवाब देना होगा। खैर नरेंद्र जी रुक जाइए, अब 1 मिनट, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। आपने जो सवाल उठाए मैं उन सवालों के जवाब तो दे लूं। बार बार यही कहा जा रहा है कि आप महिलाओं के लिए जो लेकर आए हैं वो भी आई वॉश है। आपने मिडिल क्लास को खुश किया, लेकिन आपने किसानों को नाराज कर दिया। प्राची डिबेट को एक जने को मोनोपलाइज मत करने दीजिए, कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं। एक जना मोनोपलाइज कर लेगा, दर्शकों का समय बर्बाद होता है। देखिए, प्रश्न इस बात का है कि ये जब गए थे 2014 में, उस समय भारत का टोटल जीडीपी क्या था? $2 ट्रिलियन था। आज अगर $3.4 ट्रिलियन है और इनका कहना है कि सब कुछ दिया हमने, तो सब तबाही कर दी।
हमने देश की अर्थव्यवस्था को हिरोशिमा नागासाकी कर दिया, तो फिर ये इतनी प्रगति कहां से हो गई? पूरी दुनिया के अंदर पूरा विश्व, आज कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए, पूरा विश्व कह रहा है कि भारत ब्राइट स्पॉट है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है कितनी तेजी से जा रही है, और भारत को इस नजर से देखा जा रहा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज कर रहा है। खुद इनके जो वित्त मंत्री जिनको ये बनाएंगे 2050 में, उससे पहले तो बन नहीं सकते, रघुराम राजन, उनका वो भी भारत की अर्थव्यवस्था की कोई बुराई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अर्थशास्त्र को समझते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो हालांकि इनके भावी वित्त मंत्री है 2050 के, उसके बावजूद नहीं कर रहे। प्रश्न इसका होता है, आप क्रिटिक करिए, जरूर करिए, लेकिन उसमें कुछ दम होना चाहिए। नारे लगाना, टेलीविजन पे आकर सिर्फ नारे लगाना, तो नारे लगाने से कभी कुछ नहीं होता। जहां तक रोजगार की बात है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, प्राची जी, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, रोजगार पैदा होता है। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।